नमस्कार। आज बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स जो हैं वो अपने आप में एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, बेसिकली एक ऐसा इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि आप इनको मेज़र कर सकते हो। मतलब जो मेज़रेबल हैं, आपको पूछा जा सकता है कि वेरिएबल्स की कितनी की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स बता के उसमें मेंशन किया जा सकता है कि ये मेज़रेबल है कि नहीं है, या मेज़रेबल बीच में डाल दिया जा सकता है। तो आप याद रखें, जो वेरिएबल्स हैं वो मेज़रेबल हैं, जिनको मेज़र कर सकते हो आप, और जो एज्यूम करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब अलग अलग तरीके की जिनकी वैल्यूज़ हो सकती है, जिनकी वैल्यूज़ डिफ़र करती है, वो आपके वेरिएबल्स हैं। सो मैंने दो चीज़ें आपको बताई। जो आपके वेरिएबल्स हैं वो मेज़रेबल हैं, जिनको मेज़र किया जा सकता है, और जिनकी वैल्यूज़ डिफ़र करती है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में बात करेंगे आज। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट अपने आप में एक आज़ाद वेरिएबल जिसका इफ़ेक्ट दूसरों पे पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट विच प्रिज्यूम्ड टू इन्फ्लुएंस अदर्स, जो दूसरों को अफेक्ट करता है, जिसका अफेक्ट दूसरों पे पड़ता है, बल्कि इसके ऊपर किसी चीज़ का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल है इमोशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ अ लर्नर, एक लर्नर की इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन रिलेशन टू पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। एक बच्चा इमोशनली कैसा होगा अगर उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसकी स्टडी में। देखिए, इमोशनल कॉम्पिटेंसी अपने आप में डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इमोशनल कॉम्पिटेंसी हमारे एग्जाम्पल में हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका जो पेरेंट्स हैं वो हुए आपके कौन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, क्योंकि पेरेंट्स का इफेक्ट पूछा जा रहा है इमोशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ अ लर्नर के ऊपर। पेरेंट्स के ऊपर इमोशनल कॉम्पिटेंसी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बल्कि लर्नर की इमोशनल कॉम्पिटेंसी के ऊपर पेरेंट्स का इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो इमोशनल कॉम्पिटेंसी है वो डिपेंडेंट है, और जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है वो आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे पेपर में जो आता है, जो यूजीसी नेट के पेपर में आता है, वो एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसमें से आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा वेरिएबल है। अब बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है, दैट वेरिएबल्स विच अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर किसका अफेक्ट पड़ता है? जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे फिर हम अपनी पुरानी एग्जाम्पल में जाएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? इमोशनल कॉम्पिटेंसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, और जिस चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज़ द पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है वो देखिए कौन से शब्द से बना है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा से बना है एक्सट्रानियस वेरिएबल बेसिकली। ये इस वेरिएबल को कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करने वाले आप हो, यू आर द कंट्रोलर ऑफ दिस वेरिएबल। आप कौन? आप एक्सपेरिमेंटर। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल करता है। इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल करता है, तो वो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है जी। और ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि सारी की सारी स्टडी को क्या करेगा? बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। इसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। ये पूरी की पूरी स्टडी को एक एडवर्स अफेक्ट उस पर डालता है। एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहूँगी। इमोशनल कॉम्पिटेंसी और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की हमने बात करी थी, जिसमें कि जैसे इमोशनल कॉम्पिटेंसी एक बच्चे की है ना, तो वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें आपकी ईसी जो होगी, इमोशनल कॉम्पिटेंसी डिपेंडेंट हो गया, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इंडिपेंडेंट हो गया आपका। अगर इसके बीच में मैं स्टूडेंट की स्ट्रेस की बात करूँ, है ना, इमोशनल कॉम्पिटेंसी के बीच में आने वाली जो चीज़ें हैं, दैट इज स्ट्रेस की बात करूँ, तो वो स्ट्रेस जो होएगा वो आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल होएगा। एक और अनदर एग्जांपल है, इज मेमोरी कैपेसिटी रिलेटेड टू द टेस्ट परफॉर्मेंस। क्या जो मेमोरी की कैपेसिटी है
वो टेस्ट परफॉर्मेंस से कैसे रिलेट करती है। आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आपकी मेमोरी की कैपेसिटी के ऊपर। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ये हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें टेस्ट को लेके जो आपकी एंजाइटी होएगी और जो स्ट्रेस होएगा वो होएगा आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो टेस्ट एंजाइटी और स्ट्रेस ऑफ द टेस्ट आपका इसमें क्या होएगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होएगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज ये आपकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब आपकी पूरी स्टडी को बुरी तरह से क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। देन हम बात करेंगे अच्छा एक और क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, मैंने आपके लिए रखा है वो भी। जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में कि ऐसा कौन सा मेजरेबल यूनिट है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल के फैक्ट को कम कर सकते हैं, वो है रैंडम सैम्पलिंग। तो प्लीज़ याद रखें कि रैंडम सैम्पलिंग की हेल्प से आप अपने एक्सट्रेनियस वेरिएबल के फैक्ट को कम कर सकते हो। नेक्स्ट वेरिएबल है इंटरवेनिंग वेरिएबल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल आपका वो वेरिएबल है जिसको ना तो आप मेज़र कर सकते हो और ना ही उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसकी एग्जिस्टेंस है लेकिन ना इसको मेज़र कर सकते हो ना इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आप इसको मेडिएटर भी बोला जाता है क्योंकि ना तो आप इसको मेज़र कर सकते हो और ना ही ऑब्जर्व कर सकते हो, इसीलिए इसका दूसरा नाम है व्हाट, हाइपोथेटिकल वेरिएबल। हाइपोथेटिकल कौन सा है, जो एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। इसको हाइपोथेटिकल वेरिएबल भी बोला जाता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो इंटरवेनिंग वेरिएबल का दूसरा नाम हाइपोथेटिकल वेरिएबल भी है, ये मेडिएटर भी है, और इसको ना ही मेज़र किया जा सकता है और ना ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है जी। और ये एक लिंक क्रिएट करता है, ये बड़ा ज़रूरी है, आपको पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो रिलेशनशिप या लिंक क्रिएट करता है। तो लिंक क्रिएट करने वाला आपका वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो लेवल ऑफ एजुकेशन का लेवल, इनकम और स्पेंडिंग। ठीक है जी। लेवल ऑफ एजुकेशन जिसका ज़्यादा है वो स्पेंड भी ज़्यादा करता है। तो ये स्पेंडिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो इनकम यहाँ पे है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, जो कि लिंक क्रिएट कर रही है लेवल ऑफ एजुकेशन और स्पेंडिंग हैबिट्स के बीच में। प्लीज़ याद रखें, इंटरवेनिंग वेरिएबल लिंक क्रिएट करता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल को मेज़र नहीं किया जा सकता, इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। बात करेंगे, आपको पता होगा रिसर्च में एक टर्म है रिसर्च एथिक्स, रिसर्च के सिलेबस में। बेसिकली रिसर्च एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स कुछ नॉर्म्स होते हैं बेसिकली, कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, कुछ एक आपके सिद्धांत जो आपको मानने होते हैं एक किसी भी स्टडी को एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए। तो एप्लीकेशन जब हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करी है मैंने, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करी है। फंडामेंटल माने बेसिक जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो बेसिक आपके एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत है यहाँ पे। तो अगर आप उसको अप्लाई करते हो अपनी रिसर्च की एक्टिविटीज़ में तो ये माना जा सकता है कि आपका रिसर्च जो है वो एथिकल रिसर्च है। जिसके एग्जाम्पल्स के तौर पे कौन कौन से आपके एथिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑनेस्टी। जो आप रिसर्च करें, जो भी आप रिसर्च की एक्टिविटी करें वो ईमानदारी से करें, किसी तरीके की कोई बेईमानी के साथ या किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन के साथ आप रिसर्च की एक्टिविटीज़ को किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो ऑनेस्ट हो, रिसर्चर भी ऑनेस्ट हो, आपकी रिसर्च एक्टिविटीज़ भी ऑनेस्ट हों, वो भी ऑनेस्टी के साथ हों। ये ना हो किसी और पर्सन की रिसर्च एक्टिविटीज़ को आप अपना नाम या अपना टैग जो है वो प्रोवाइड कर दें गलत तरीके से, तो वो बहुत गलत होएगा, वो रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट होएगी। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी माने अनबायस्ड, जो चीज़ें अनबायस्ड हैं, जिसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। तो रिसर्च करते वक्त आप बिल्कुल भी बायस्ड ना हों, आप सारी के सारे जो सेगमेंट्स हैं उनको इक्वल वेटेज जो है वो प्रोवाइड करें। आप जिसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहते हैं उसमें किसी तरीके की सब्जेक्टिविटी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए रिसर्च ना करें। तो बड़ी ऑब्जेक्टिव रिसर्च हो, रिसर्चर भी ऑब्जेक्टिव माइंड का हो और उसकी जो स्टडी है वो भी ऑब्जेक्टिव स्टडी हो। देन मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज़ का पूरा ध्यान रखें, आप मोरालिटी का ध्यान रखें। सोसाइटी के प्रति आपकी कुछ एक जो वैल्यूज़ हैं वो आप सोसाइटिकल जो वैल्यूज़ हैं
उनका आप ध्यान रखें रिसर्च करते वक्त, तो बहुत ही मोरालिटी के साथ आप रिसर्च करें। ओपननेस, ओपन माइंडेड हों आप, नैरो अप्रोच ना रखें रिसर्च करते वक्त। जो आपकी रिसर्च है उसको फार साइटेड रिसर्च सोच के आप रिसर्च करें, मतलब आपकी रिसर्च जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चले और बहुत दूर का सोच के आप रिसर्च करें, जो वाकई में आप लोगों के लिए और आने वाले लोगों के लिए जो है वो फ़ायदे। तो ओपननेस के बाद है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, आपके कॉपीराइट्स हो गए, आपके ट्रेडमार्क्स हो गए। सो जो अथॉरिटी है, बेसिकली बिना अथॉरिटी के परमिशन के आप किसी की नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप किसी का लिखा हुआ डाटा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी रिस्पेक्ट करें। देन हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी माने कि आप बहुत ही एक गुप्त तरीके से जो है रिसर्च करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पे केस स्टडी की मैं बात करना चाहूँगी। जैसे केस स्टडी में आप एक पर्सन, एक जो व्यक्ति है, उसके पूरे लाइफ के ऊपर जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हो कि इसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या कारण है, पीछे उसके सारे बैकग्राउंड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आप बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखिए उसका डाटा, बहुत तरह के लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, तो आप ये ना हो किसी की वेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो जाए आप लोगों की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी रिसर्च के लिए अकेले आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप सोसाइटी के ऊपर निर्भर हैं, तो आप सोसाइटी के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं आप उसका ध्यान रखें, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी रिसर्च को एक मुकाम पे पहुंचाएं। देन रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स, आपके जो कोलीग्स आपके साथ काम कर रहे हैं उनको पूरी इंपॉर्टेंस दें, ताकि वो अपने आप को पार्ट एंड पार्सल समझे आपकी रिसर्च का और अपना 100% जो योगदान है वो आपको दे सकें। देन एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। आप एंटी डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच जो है उसको ध्यान में रखते हुए रिसर्च करें, किसी तरीके की कोई भेदभाव किसी के साथ ना करें, तभी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू आ सकेंगे। सो एंटी डिस्क्रिमिनेट हुआ आप, बिना किसी भेदभाव के ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ आप रिसर्च करने की कोशिश करें। तो ये कुछ एक हमारे रिसर्च एथिक्स थे। आज की क्लास में हमने रिसर्च के वेरिएबल्स और रिसर्च एथिक्स के बारे में जाना, कुछ एक रिसर्च एथिक्स की एग्जाम्पल्स भी हमने करी। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, जब तक आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।